हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए लेके आऊँ कौशिक की क्लास नंबर 4, जो आज आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कौन कौन से तरीके के स्टॉक हो सकते हैं। पहला आपके पास स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का, दूसरा आपके पास है WIP का और तीसरा आपके पास है फिनिश गुड्स का। तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जहाँ पर वो रॉ मटेरियल परचेज करके फिनिश गुड तैयार करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब रॉ मटेरियल वर्कर को प्रोवाइड किया जाता है, तो जब वो फैक्ट्री से जाता है शाम को, जब फैक्ट्री बंद होने का टाइम होता है, तो उस समय वो सारा काम उस साइकिल पे पूरा नहीं कर पाता जितना काम उसको करना होता है एक 100% साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो आपके सामने यहाँ पे देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में मान के चल रहे हैं कि ये वो मटेरियल है जो हमारे स्टोर के अंदर आ चुका है, लेकिन अभी तक हमने इसे यूज़ नहीं किया। अभी भी ये अनयूज मटेरियल की फॉर्म में हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है। हमारे पास में टायर हैं, फ्रेम है, सीट है, हैंडल है, पैडल है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। नट बोल्ट है हमारे पास में, ठीक है जी। तो ये जो मटेरियल है जिसकी वैल्यू अभी हमें जाननी है, उसके लिए हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। तो मटेरियल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर जो अनयूज रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू कितनी है वो आपको सिखाई जाएगी। दूसरा आपके पास है इनकम्प्लीट गुड्स, जिसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपके सामने एक ऐसी साइकिल दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ काम हो चुका है, कुछ काम अभी होना बाकी है। तो अब इस साइकिल को बनाने में कुछ खर्चा तो हो चुका है, कितना खर्चा हो चुका है हमें वो जानना है। तो उसके लिए एक चैप्टर बनाया गया प्रोसेस कॉस्टिंग, जहाँ पर इनकम्प्लीट गुड्स की वैल्यू कैसे की जाती है वो आपको सिखाई जाएगी बहुत डिटेल में। और लास्ट पॉइंट आपके पास है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। जब साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, 100% सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी तक ये साइकिल हमारे शोरूम में पड़ी है, अभी तक हमने बेची नहीं है, ये हमारे गोडाउन में पड़ी हुई है, अनसोल्ड है। अब हम जानना चाहते हैं कि जो सामान हमने कस्टमर को अभी तक नहीं बेचा लेकिन हमारी नज़र में 100% कंप्लीट है, ऐसे गुड्स की क्वांटिटी कितनी है और उसकी वैल्यू कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए जो चैप्टर बनाया जाता है वो है सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। इसका ऑल्टरनेटिव नाम हम यूज़ करते हैं कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट कब बनाई जाती है? जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हम मार्केट में बेचकर ये जानना चाहते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है एलिमेंट वाइज, हमारी सेल वैल्यू कितनी है और हम कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम बोलते हैं सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग भी इसका ऑल्टरनेटिव नाम होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एक बिजनेस अपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करता है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड इंस्टीट्यूट ने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं। पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा आपके पास है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तीसरा आपके पास में वेटेड एवरेज मेथड, फोर्थ आपके पास है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, फिफ्थ आपके पास में है सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है ना। हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट भी हो सकता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम अपने स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन जनरली आमतौर पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट हमें एग्जाम में देता है, वहाँ पे यदि हमें अपने स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तो हम नॉर्मली दो मेथड यूज़ करते हैं। एक हमारे पास में है फीफो मेथड और दूसरा हम यूज़ करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मेथड कब यूज़ होता है? जहाँ पे गुड्स को बेचने से पहले हमें पता होता है कि गुड्स कौन सा बेचा जा रहा है, पुराना गुड्स पहले बेचा जा रहा है या पहले नया गुड्स बेचा जा रहा है। तो फीफो मेथड कहता है कि गुड्स पेरिशेबल नेचर का मान के चलिए, और मान के चलिए पहले हम पुराना गुड्स कस्टमर को बेच रहे हैं, ताकि जो गुड्स हमारे पास यदि बच भी जाए, नहीं बिका जितना हमने बनाया तो वो बच भी जाएगा, तो अभी इसे ख़राब होने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन का वक्त है। तब तक हम इस गुड्स को सेल कर देंगे और हमारे जो लॉसेज हैं वो हम मिनिमाइज़ कर पाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल जी। दूसरा पॉइंट आपके पास में है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पे ओल्ड गुड्स और जो आपका न्यू गुड्स है वो दोनों सिमिलर गुड्स हैं, आइडेंटिकल गुड्स हैं, और आपने एक ही जगह लाके उनको स्टोर कर दिया। स्टोर करने का नतीजा ये हुआ कि ओल्ड और न्यू गुड्स आपका मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद अब आप ये नहीं पता लगा पा रहे कि जो गुड्स हम कस्टमर को बेच चुके हैं उनमें पुराना कितना था, नया कितना है, या जो हमारे पास बच गया है उसमें पुराना कितना है, नया कितना है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप का एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप अपने 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी आप व्हीकल यूज़ करते हैं उसमें पेट्रोल भरवाते हैं, तो आपको खुद नहीं पता चल पा रहा कि जो पेट्रोल आपके कार के अंदर जो टैंक लगा है उस टैंक में भरा गया। मान लो आपने कहा भी 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, अब 10 लीटर में कौन सा पेट्रोल आपको मिला होगा? जो कल रात को बच गया था पेट्रोल पंप में, आज सुबह सुबह वो वाला पेट्रोल आपने भरवाया, या उसमें जो नया पेट्रोल आया था वो भी मिल गया होगा। तो ऑब्वियस है कि पेट्रोल पंप का जो टैंक है वो तो एक ही है, उसमें पुराना पेट्रोल और नया पेट्रोल दोनों क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि पुराना ख़त्म होने से पहले ही नया पेट्रोल उसमें भर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जो पेट्रोल आपके टैंक में भरा गया है उसमें पुराना भी होगा, नया भी होगा। ठीक उसी तरीके से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आप मान लीजिए सपोज करते हैं अपने घर से निकले क्लास के लिए, अपने ऑफिस के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए, और आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है,
आपने सोचा उसमें से पानी भर के चलते हैं ताकि शुद्ध पानी पिएंगे तो तबीयत भी नहीं ख़राब होगी और मार्केट में आपको बॉटल खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो जो बॉटल आपने अपने आरओ से भरी है, क्या आरओ पूरा खाली होने के बाद जब नया पानी आता है वो आप यूज़ करते हैं, या आरओ खाली होने से पहले ही आप स्विच को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं? तो आप क्या देखते हैं कि कुछ पानी 1 लीटर 2 लीटर पहले से आरओ के अंदर था और कुछ वाटर आपने बटन ऑन रखा हुआ था, आपका क्या हुआ, नया पानी भी उसमें भर गया, 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर। आप जब अपने आरओ में से बॉटल भर रहे थे तो आपने क्या देखा कि 2 लीटर पुराना था, लेकिन आपने वो 2 लीटर यूज़ नहीं किया, उससे पहले ही आपने बटन क्या कर दिया, ऑन कर दिया। मान लो 5 लीटर और भर गया, टोटल हो गया 7 लीटर। उस 7 लीटर में से आप अपनी बॉटल मान लीजिए 2 लीटर की है वो भर लेते हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आज आपने जो बॉटल भरी है 2 लीटर की, उसमें कितना पुराना पानी था, कितना नया पानी था? नहीं पता लगा सकते, बिल्कुल नहीं पता लगा सकते। मिक्स हो चुका, वाटर पुराना और नया मिक्स हो चुका, पेट्रोल पुराना नया मिक्स हो चुका। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, पेरिशेबल गुड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में मिल्क आ रहा है, तो पुराना मिल्क भी था, आपके पास में नया मिल्क भी है, और आपकी मदर ने आपसे कहा बेटा 1 कप जरा चाय बना के दे दो। आपने कहा मम्मी अभी बना के लाता हूँ। जैसे ही आप चाय बनाने लगे तो आपने अपनी मदर से पूछ लिया कि जो चाय मैं आपको बना के दूंगा उसमें जो मिल्क यूज़ करना है वो कौन सा वाला यूज़ करना है। तो आपकी मदर ने कहा भाई जो कल रात का मिल्क था वो तो अभी एक बर्तन में पड़ा हुआ है, और जो नया मिल्क है वो अभी पैकेट में पड़ा है, अभी तक हमने खोला नहीं है। तो तू एक काम कर बेटा, जो बर्तन में मिल्क पड़ा हुआ है थोड़ा सा पड़ा हुआ है, आधा कप वो यूज़ कर ले और मेरे को चाय बना के दे दे। मान लो एक और फ्रेंड आ गई मम्मी की आपकी, वो भी कहते हैं बेटा मेरे लिए भी चाय बना दे। अब चाय बनाने के लिए मुझे आधा कप और आधा कप, यदि मुझे 1 कप दूध की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पैकेट खोलना पड़ेगा। तो जब मैं पैकेट खोलूंगा तो क्या करूंगा, आधा कप जो दूध पहले का था वो तो मैं चाय में डाल चुका हूँ, इतने में आंटी और आ गई बेटा मेरे लिए भी चाय बना दे। तो ऐसे में मुझे नया पैकेट खोलना पड़ेगा, उसमें से आधा कप ले लूँगा। तो अभी जो मेरे पास में 1 लीटर का पैकेट बचा था जिसमें से मैंने आधा कप और मिल्क निकाल लिया, अब मेरे पास सारा का सारा जो मिल्क बचा हुआ है वो नया वाला बचा है, दैट इज़ पेरिशेबल गुड्स। हम जानते हैं कि जो पुराना मिल्क है वो 1 या 2 दिन चल सकता है, लेकिन जो नया मिल्क है वो 3-4 दिन चल सकता है। तो हम पहले कौन सा मिल्क कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास में पुराना होगा। तो फीफो मेथड क्या कहता है, पहले पुराना गुड्स यूज़ करो, बाद में नया गुड्स यूज़ करो। बात आपको समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है फीफो मेथड के हिसाब से। तो आपके पास में फॉर्मूला नंबर 1 फीफो मेथड क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड करो क्वांटिटी प्रोड्यूस से और मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से। लेकिन यदि आप यूज़ करना चाहते हैं वेटेड एवरेज मेथड तो आपको करना क्या पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर क्या आप हमें डिटेल में बता सकते हैं कि ये सारे के सारे फॉर्मूले जो आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो ड्राइव कैसे हुए, बने कैसे, विद एग्जाम्पल? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ किसके हिसाब से, फीफो के हिसाब से। सपोज करते हैं एक मैन्युफैक्चरर जिनके पास में 1000 यूनिट फिनिश गुड्स की बची हुई है और इसको बनाने में जो उनका खर्चा आया था वो 10 रुपये पर यूनिट आया था। आज उन्होंने 9000 यूनिट और प्रोड्यूस कर ली और उसे बनाने में खर्चा 12 रुपये पर यूनिट आ रहा है। यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 9000 को मल्टीप्लाई करूं किससे, 12 से, तो आपके पास में वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1,08,000 रुपये। इसका ना 1,08,000 रुपये को आप एक नाम दे दोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आ गया 9000 इंटू 12, 1,08,000। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से होगी 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये आपके पास हो गया ओपनिंग स्टॉक। अब यदि मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास में बच गया उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, तो आप कहोगे सर हमारे पास जो क्वांटिटी प्रोड्यूस थी वो थी 9000 यूनिट, 1000 यूनिट हमारे पास पहले से थी। तो आज कस्टमर जब गुड्स खरीदने आएगा तो हमारे पास टोटल गुड्स उसे बेचने के लिए कितना होगा, 9000 प्लस 1000 10,000। बट कस्टमर की जो डिमांड है वो 8000 यूनिट की है। इसका ना जो गुड्स कस्टमर ने नहीं हमसे ख़रीदा वो आपके पास हो गया 2000 यूनिट। अब हम जानना चाहते हैं कि जो 2000 यूनिट कस्टमर ने हमसे नहीं खरीदी फिनिश गुड्स की, आज उसकी वैल्यू कितनी है। तो फीफो मेथड के हिसाब से मैं इस 2000 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा कि यदि मैं कस्टमर को 8000 यूनिट बेच रहा हूँ और फीफो मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फीफो मेथड क्या कहता है, पहले आप इस 1000 यूनिट को बेचो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आएगा पहले उसे बेचो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर
जो क्वांटिटी बेच रहा हूँ 8,000, उसमें पहले मैं किसको सेल करूँगा, 1,000 को सेल करूँगा। तो इसका ना 1,000 का जो बैलेंस होगा वो आपके पास होगा नील। तो इसका ना 8,000 में आप 1,000 यूनिट बेच चुके हैं कस्टमर को। अब आपको 7,000 यूनिट और बेचनी है, तो जो 7,000 यूनिट आपको सेल करनी है वो आप सेल करेंगे 9,000 में से। तो 9,000 में से जो आपके पास बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2,000 यूनिट। इसका मतलब 2,000 यूनिट जो बची हैं मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स की, वो सारी की सारी किस में से बची है बेटे, आप खुद सोच के बताओ किस में से बची हैं, 9,000 यूनिट में से या फिर हमारे पास जो 1,000 यूनिट थी उसमें से। तो आपका आंसर होगा सर 9,000 यूनिट में से, क्योंकि फीफो मेथड के हिसाब से 8,000 यूनिट जब हमने कस्टमर को बेची थी तो पहले हमने पुराना गुड्स बेचा था 1,000, बाकी का 7,000 हमने किस में से बेचा, 9,000 में से। अब 9,000 में से यदि 7,000 यूनिट बिक चुकी हैं, कस्टमर के पास जा चुकी है, तो हमारे पास कितनी यूनिट बची होगी, 2,000। इसका ना 2,000 का 2,000 सारा का सारा किस में से बच गया होगा, 9,000 यूनिट में। तो 9,000 का जो रेट होगा वही रेट किसका होगा, 2,000 का। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा 2,000 यूनिट का वो 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा। यदि मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 2,000 यूनिट 12 रुपये के हिसाब से मेरे पास कितना आ जाएगा, 24,000। सर ये तो आपने बहुत ही सिंपल वे में हमें समझा दिया, लेकिन यहाँ तो आपने एक फार्मूला लिखा था, आपने उस फार्मूले का तो इस्तेमाल किया नहीं है। एग्ज़ाम में क्या हम इतना सब कुछ लिख के आएंगे एग्ज़ाम में, नहीं, एग्ज़ाम में हमें ऐसा कुछ नहीं करना। इस 24,000 को निकालने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमारे पास जो 12 रुपये वाला सामान है वो था 9,000, जिसकी वैल्यू थी 1,08,000। कल को ये 12 रुपये का रेट आपको ना दे रखा होता तो कैसे निकालते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1,08,000 पे जो हमारी वैल्यू है वो कितनी यूनिट की थी, 9,000 की। अब 1,08,000 पे वैल्यू यदि 9,000 यूनिट की है और हमारे पास में 2,000 यूनिट बच गई है इसमें से, तो उसकी वैल्यू कितनी है। तो हम 1,08,000 को 9,000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेट आएगा 12 और क्वांटिटी कितनी है 2,000। अमाउंट आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 24,000। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का फीफो मेथड के हिसाब से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताइए हुई फटाफट से। तो अब आप फार्मूले को समझो। 1,08,000 आपके लिए क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, 9,000 यूनिट क्या थी, क्वांटिटी प्रोड्यूस थी, और 2,000 यूनिट जो बच गई थी फिनिश गुड्स की, जो बेच नहीं पाए थे हम कस्टमर को, वो आपके पास हो गया क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ फिनिश गुड्स। क्लियर होगा भाई। तो 24,000 आपके पास में 2,000 यूनिट की वैल्यू आ गई क्लोजिंग स्टॉक की, कौन से मेथड के हिसाब से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से। अब सेकंड केस, केस नंबर 2 वेटेड एवरेज मेथड, जहां पर हम अपने स्टॉक की वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं। अब वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है कि भैया ये सब चीज़ें हटाओ, ये अभी हमने फीफो से किया था, अब जरा वेटेड एवरेज से करते हैं। हाँ जी, वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है कि जब आप अपने स्टॉक की वैल्यूएशन निकालोगे तो आपके पास में पुराना और नया अलग अलग गुड्स होगा ही नहीं, पुराने और नए गुड्स को आपने एक ही जगह ला के रख दिया, और जब एक ही जगह ला के रख दोगे तो गुड्स आपका मिक्स हो जाएगा। हमने क्या देखा, हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1,000 यूनिट थी, ठीक है जी, और उसका जो रेट था वो 10 रुपये पर यूनिट था, और उसका जो अमाउंट है वो आपके पास था 10,000 रुपये। जहाँ पे ओल्ड गुड्स रखा था जिसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, उसी जगह आपने नया गुड्स, नए गुड्स को कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि 1,08,000 रुपये का था। 1,08,000 कैसे आया था, 9,000 यूनिट 12 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो इसका मतलब आपका जो गुड्स था जहाँ पे 1,000 यूनिट रखी थी उसी जगह आपने 9,000 यूनिट और ला के रख दी। सपोज करते हैं ये आपका स्टोर है जहाँ पे 1,000 यूनिट रखी हुई थी, उसी जगह आपने और 9,000 यूनिट ला के रख दी। तो ऐसे में अब आपका जो सामान है, गुड्स है, वो टोटल 10,000 यूनिट हो गया। अब ओल्ड गुड्स और न्यू गुड्स को आपने एक ही जगह ला के रख दिया, एक ही स्टोर प्लेस पे रख दिया, तो ऐसे में गुड्स मिक्स हो गया। अब ये गुड्स यदि मिक्स हो जाएगा तो आप कस्टमर को जो सामान बेचेंगे 8,000 यूनिट, वो 1,000 में से बेचेंगे या 9,000 में से बेचेंगे या 10,000 में से बेचेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, 10,000, क्योंकि 1,000 और 9,000 अब अलग अलग नहीं है, वो तो मिक्स हो चुके भाई।
यदि मिक्स हो गए तो मैं उसको अलग अलग कर ही नहीं सकता, पुराना कौन सा है नया कौन सा है। आप अपने घर से आरओ में पानी भर के लाएं, क्या बता सकते हैं कि पुराना पानी कितना था, नया पानी कितना था? पेट्रोल पंप में से पेट्रोल निकाल के आपकी गाड़ी में भरा गया था, क्या आप बता सकते हैं टैंक में जो पेट्रोल आया था उसमें कितना पुराना है कितना नया? नहीं बता सकते ना। तो वेटेड एवरेज मेथड वहीं पे यूज होता है जहां पर ओल्ड और न्यू गुड्स बेचने से पहले सेम प्लेस पर स्टोर कर दिया, जिसकी वजह से अब आपको पता नहीं चल पा रहा कि कितना पुराना था कितना नया था जो कस्टमर को सामान बेचा गया। चलिए, तो अब हमारे पास में ये सारी चीज़ें समझ आने के बाद वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो अभी हम आपको बताते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब कस्टमर को हम कितनी यूनिट बेच चुके हैं? 8,000 यूनिट बेच चुके हैं। हाँ जी, तो इसका ना हमारे पास जो गुड्स बच गया है वो तो 2,000 यूनिट बच गया। अब ये जो 2,000 यूनिट हमारे पास में बच गया है क्लोजिंग स्टॉक, हम जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसका रेट कितना है। इसका रेट यदि मुझे पता चल जाए तो ये वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा। अब रेट नहीं पता चल पा रहा तो रेट निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हम कहेंगे 10,000 प्लस 1,08,000 टोटल वैल्यू होगी आपके पास में 1,18,000। ये 1,18,000 रुपये जो वैल्यू है, 1,18,000 वैल्यू है, वो कितनी यूनिट की है? 10,000 यूनिट की वैल्यू है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? हमने क्या किया, 1,18,000 को डिवाइड कर दिया किससे? 10,000 से। तो हमारे पास जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 11 रुपये 80 पैसे। तो ये 11 रुपये 80 पैसे से आप क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास कितना आएगा? 11.8 इंटू आपके पास में 2,000 यूनिट्स है, तो वैल्यू आ जाएगी 23,600, 23,600, 23,600। ठीक है ठीक सर, समझ में तो बहुत आसानी से आ जाता है, बट एग्जाम में हमें करके कैसे आना है, तो भाई आप इसको ध्यान से समझो। 1,18,000 आपने कैसे निकाला था? आपने कैसे निकाला था? आपने 1,08,000 में 10,000 रुपये प्लस किया था, और आपने जो 10,000 को यूज़ किया था डिवाइड करने के लिए, वो 10,000 कैसे बना था? 9,000 प्लस 1,000। ठीक है ना? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 11 रुपये 80 पैसे आ जाएगा, और बाद में आप इसे 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1,08,000 को आप क्या नाम दे सकते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 10,000 को क्या नाम दे सकते हैं? वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी, 9,000 का नाम क्या हो गया? क्वांटिटी प्रोड्यूस। और 1,000 का नाम क्या है? क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी। और 2,000 आपके पास क्या है? क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या निकल के आएगा? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और किस मेथड के हिसाब से आपका आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं बेटा, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है? क्लियर करना है। तो अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि भाई हमारे पास में 3 तरीके के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल के स्टॉक की वैल्यूएशन होगी मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में, WIP की वैल्यूएशन मैं आपको सिखाऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में, और फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक की वैल्यूएशन मैं आपको अभी सिखा ही रहा हूँ। कौन से चैप्टर में? कॉस्ट शीट चैप्टर में। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ जो सुमित दसो की क्लासेस की बुक आपको मिली है वहाँ से, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको सिखाया है वेटेड एवरेज मेथड और फीफो मेथड से फिनिश गुड्स की स्टॉक की वैल्यूएशन निकालने की प्रैक्टिस करके हम और जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो सारे खत्म कर देंगे, ताकि आज के बाद स्टॉक की वैल्यूएशन में हमसे कोई गलती एग्जाम में ना हो। चलिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया। यहाँ पे लिखा है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में दे भी चुके हैं पहले। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू फ्रॉम whom you are required to prepare cost sheet for the period ended 31st March 2026। आपको यहाँ पे कॉस्ट शीट तैयार करनी है जिसमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेजेज आपके पास है 85,000, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 4,000, डायरेक्ट वेजेस आपके पास है 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास है 10,000, फैक्ट्री का खर्चा लेबर का 100% है, ऑफिस का खर्चा वर्क कॉस्ट का 10% है। वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं आप? फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ₹2 पर यूनिट सोल्ड है। आपके पास में जो खास पॉइंट है वो ये है, इस क्वेश्चन को कराने का जो मेन पॉइंट है वो ये है, यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इन हैंड एट द बिगनिंग। इन हैंड एट द बिगनिंग का मतलब ओपनिंग स्टॉक 1,000 यूनिट है, प्रोड्यूस 10,000 है, टोटल हो गया 11,000। 11,000 में आपके पास एट द एंड 2,000 यूनिट बच गया। इसका मतलब यदि 11,000 में से बेटा 2,000 यूनिट बच गई होगी
तो आप कस्टमर को कितना सेल कर चुके होंगे? 9000 यूनिट, 9000 यूनिट कस्टमर को बेच चुके होंगे। आपके सामने 1000 यूनिट की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन 2000 यूनिट की वैल्यू कितनी है वो आपको नहीं पता। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 2000 यूनिट जो क्लोजिंग स्टॉक की है उसकी वैल्यू कितनी है आपको नहीं पता, वो निकालना है। अब निकालने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, एक फीफो मेथड और दूसरा आपके पास है वेटेड एवरेज। अच्छा, यदि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो इंस्टीट्यूट कहता है बाय डिफॉल्ट आप यूज़ कर लो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ये मान के कि जो गुड्स आप बनाकर बेच रहे हैं वो पेरिशेबल गुड्स है। ऐसे में क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा निकालने का? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको सबसे पहले आपको 2000 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी किसकी? क्वांटिटी प्रोड्यूस की, जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है 10,000 यूनिट। ऑल्सो फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑन द बेसिस दैट प्रॉफिट मार्जिन इज यूनिफॉर्मली मेड टू यील्ड 20% प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस। यहाँ पर हमें सबसे पहले कॉस्ट शीट तैयार करनी है जहाँ पे हमें सेल वैल्यू मिलेगी, और उस सेल वैल्यू को निकालने के लिए ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो प्रॉफिट है वो आपकी सेलिंग प्राइस का 20% है। इसका मतलब 1/5 ऑफ सेल, कॉस्ट का कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले ही समझा चुका हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए जो सेल वैल्यू आएगी उसको क्वांटिटी सोल्ड से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ बेसिक कैलकुलेशन समझ लो जो हमें क्वेश्चन में करनी पड़ती हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्वांटिटी सोल्ड कितना है, जिसके लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब आप यदि यहाँ पे 10,000 यूनिट बना रहे हैं और 1000 यूनिट पहले से थी और 2000 यूनिट आपके पास बच भी गई हैं, तो आप कस्टमर को कितनी क्वांटिटी बनाकर बेच चुके होंगे? तो 10,000 प्लस 1000 11,000 माइनस 2000 इक्वल टू 9,000। अब यदि मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालना है तो मुझे फॉर्मूला समझना पड़ेगा। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कराया था, वहाँ पे भी बताया था कि सेलिंग ओवरहेड निकालने के लिए यदि सेलिंग एक्सपेंसिव पर यूनिट दे रखा होता है तो आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी सोल्ड से, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट। अब आपके पास यदि 9,000 यूनिट आप कस्टमर को बेच रहे हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट आपके पास में है 2 रुपये पर यूनिट, तो आपको यहाँ पे बेटा 2 रुपये से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपके पास में सेलिंग ओवरहेड जो कि पर यूनिट में दे रखा था, आपको अमाउंट में यदि रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे निकालेंगे 18,000 रुपये। 9,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 18,000। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड निकालना है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कौन से मेथड से? फीफो मेथड से। ठीक है जी। अब हमें ये भी पता है कितनी यूनिट है, हमें ये भी पता है कि हमने बनाई कितनी है, बस हमें क्या नहीं पता? हमें ये नहीं पता कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो 10,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट है वो कितनी है। सिर्फ आपको यहाँ पे 10,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है वो पता लगानी है, जिसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का जो आंसर है वो मिल जाएगा 2000 यूनिट का। बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाने में तो आप चैंपियन बन ही चुके हैं अब तक। सबसे पहले हमें लिखना है मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम हमें यहाँ पे ध्यान रहना पड़ेगा कि हमारे पास में परचेजेस कितना था? 85,000। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कितना हमारे पास में? 10,000, और क्लोजिंग हमारे पास में है 4,000। इसका मतलब हमारे पास में रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ जाएगा? 91,000। 85 प्लस 10 95, 95 में से बेटा हमने 4,000 माइनस किया तो हमारे पास आया 91,000। लेबर कॉस्ट कितनी है आपके पास में? लेबर कॉस्ट हमारे पास है 20,000। डायरेक्ट एक्सपेंस है 10,000। हाँ जी, 20,000 पे यहाँ लिखा हमने 10,000। फैक्ट्री ओवरहेड लेबर का 100%, मतलब 20,000 रुपीज़ का यदि मैं 100% करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 20,000।
अब क्वेश्चन में ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP की कोई जानकारी नहीं दे रखी आपको। जब जानकारी नहीं दे रखी तो आपको फटाफट से नील लिखना है यहाँ पर। हाँ जी, ऑफिस का खर्चा क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है? ऑफिस का खर्चा 10% ऑफ वर्क कॉस्ट दे रखा है, तो इसका ना आपको पहले वर्क कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसका 10%। अब क्वेश्चन में ये बता नहीं रखा कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है, तो अब आप क्या कहोगे सर, क्या मानूं बेटा मैं आपके लिए? तो आप कहोगे सर यदि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो इंस्टीट्यूट कहता है कि आप इसे क्या मान के चलो, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसका ना आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब सबसे पहले मुझे ऑफिस का अमाउंट निकालना है जो कि फैक्ट्री कॉस्ट का 10% है। अब फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और प्राइम कॉस्ट कितनी है हमारे पास में? 1,21,000, 91 + 20 + 10, 1,21,000 में 20,000 आपने जोड़ दिया, आपके पास आ जाएगा 1,41,000। अब 1,41,000 का यदि मैं 10% कर दूं तो मेरे पास में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाएगा 14,100 रुपये। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं जी, है ही इतना सिंपल। कॉस्ट शीट चैप्टर इतना आसान है कि 7 नंबर इंस्टीट्यूट आपको फोकट के देता है, वो भी हर बार क्वेश्चन नंबर 2A के नाम से, ठीक है ना। अब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 16,000 रुपये। सर कहाँ पे लिखी है ज़रा बताओ बेटा? 1,000 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 16,000 रुपये दे रखी है, जो हमने यहाँ से देख के लिख दी। अब सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ये तो अभी आपने बताई नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी है? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है? 1,55,100 रुपये। 1,55,100 रुपये आपके पास है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 1,55,100 को डिवाइड किया बेटा आपने 10,000 से, मल्टीप्लाई किया आपने 2,000 से, और आपके पास में 31,020 रुपीज़ वैल्यू आ जाएगी किसकी? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। तो 31,020 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो 1,55,100 में आपने प्लस किया 16,000, माइनस किया 31,020, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 1,40,080 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 9,000 यूनिट्स को आपने मल्टीप्लाई किया था 2 से, आपके पास वैल्यू थी 18,000, आपने 18,000 इसमें प्लस कर दिया, आपके पास में टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1,58,080 रुपीज़। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जो प्रॉफिट है वो 20% ऑफ सेल है। यदि सेल का 20% मतलब 1/5 ऑफ सेल है, 1/5 ऑफ सेल है, तो हम ये कह सकते हैं 1/5 ऑफ सेल्स इक्वल टू होता है 1/4 ऑफ टोटल कॉस्ट। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। तो मेरे पास में 1,58,080 रुपये कॉस्ट है, जिसका मैं करूँगा 1/4, और मेरे पास में प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा 39,520। और इस तरीके से सेल वैल्यू 1,97,600 मेरे पास बेटा आ जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए यार। इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, दोनों कर रहे हैं, फिर तो गलती होनी नहीं चाहिए। सही बात है ना। चलिए, अब सॉल्यूशन का पहला पार्ट आपका हो चुका है, कॉस्ट शीट आपकी तैयार हो चुकी है। दूसरे पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट बतानी है। अब यदि सेलिंग प्राइस पर यूनिट बतानी है, ए लिख दो, बी लिख दो, 1 2 लिख दो, तो यहाँ पे यदि आपने 1 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। अब यदि सेल वैल्यू हमारे पास में कितनी थी 1,97,600, और क्वांटिटी सोल्ड हमारे पास में कितनी है बेटा 9,000 यूनिट है, तो एक यूनिट हम कस्टमर को कितने की बेचेंगे डिवाइडेड बाय 9,000, आपके पास में आ जाएगा 21.95555। तो आप यहाँ पे 96 लिख सकते हैं, ठीक है जी। 21 रुपये 96 पैसे, 21.96 रुपीज़ आपके पास में सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। ये वो सेलिंग प्राइस है जहाँ पर
जो आपका प्रॉफिट है वो 39,520 39,520 रुपये 39,520 39,520 रुपये आ जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? आपके पास में दो फॉर्मूले हैं, फीफो के हिसाब से या वेटेड एवरेज के हिसाब से। फीफो क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और वेटेड एवरेज क्या कहता है? पुराना सामान नया सामान सबको मिला दो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जब वैल्यू दो है तो क्वांटिटी भी दो होनी चाहिए, क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो ऊपर वैल्यू ले ली, नीचे क्वांटिटी ले ली, दो वैल्यू दो क्वांटिटी, वेटेड एवरेज आ गया आपके पास में, इनटू क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास में आ जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसका यूज करके आपको बेटा बनाना है कॉस्ट शीट। रॉ मटेरियल कंज्यूम आपके पास है 1,60,000 रुपये। डायरेक्ट वेजेस आपके पास है बेटा 80,000। फैक्ट्री का खर्चा डायरेक्ट वेजेस का 20% है। ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 10% है। सेलिंग ओवरहेड 12,000 है। यूनिट्स प्रोड्यूस 4,000 और यूनिट सोल्ड 3,600। ठीक है जी। सेलिंग प्राइस आपके पास है 100 रुपये पर यूनिट। आपको मैं यहाँ पर बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 2 पॉइंट आपके लिए इस क्वेश्चन के सबसे मेन होने वाले हैं। ज़्यादातर बच्चे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गलत करके आते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन हम गलत कर दें? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे हो जाता है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए सबसे पहले ये देखो, आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं 4,000 और आप क्वांटिटी सोल्ड कितना कर रहे हैं 3,600। यदि 4,000 यूनिट में बनाऊं और 3,600 में बेचूंगा तो कहीं ना कहीं 400 यूनिट, जो 400 यूनिट मेरे पास बची हुई है जो मैंने नहीं बेची, वो मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बन जाएगा। सर ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है। यही तो इस क्वेश्चन का चमत्कारी पॉइंट है। चमत्कारी पॉइंट का मतलब मैजिकल पॉइंट है, जिसमें 400 यूनिट आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हिडन पॉइंट है। जब यूनिट ही नहीं लोगों को दिखाई देती तो लोग उसकी वैल्यू भी नहीं निकाल के आते। जब वैल्यू नहीं निकाल के आएंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो आंसर सही होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 400 यूनिट की आप लिख के ही नहीं आओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गलत हो जाएगा, टोटल कॉस्ट गलत हो जाएगा, सेल वैल्यू गलत हो जाएगी, प्रॉफिट गलत हो जाएगा, सब कुछ ही गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कहोगे सर कितने मार्क्स मिल जाएंगे? तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर स्टेप मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो इंस्टीट्यूट आपको स्टेप मार्किंग के कितने मार्क्स देता है, ये तो जब आप पेपर का सॉल्यूशन करके आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट की नज़र में आपने जो गलती की है वो छोटी गलती है या बड़ी गलती की है। देखिए प्रोफेशनल एग्जाम है, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कोई गलती ना करें। कई बार आपको लगेगा यार छोटी सी गलती 2 नंबर कटें, हो सकता है वो 5 नंबर काट ले, 7 में से सिर्फ आपको 2 ही नंबर दें। हो सकता है 1 नंबर भी ना दें, 0 नंबर आपको मिले। हो सकता है 1 नंबर कटे 6 नंबर आपको दे दें। तो हम कुछ कह नहीं सकते यार कितने नंबर मिलेंगे कितने नंबर नहीं मिलेंगे। पर मैं तो आपको सब यही सलाह दूंगा कि आप एग्जाम में कोई गलती ना करें, 100% एक्यूरेट आंसर लिख के आएँ विद वर्किंग नोट्स विद प्रेस्क्राइब फॉर्मेट जो आपको बताए गए हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। तो सर इस क्वेश्चन में 400 यूनिट जो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है, अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यार फिर से मेरे पास 2 मेथड हैं, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। क्वेश्चन साइलेंट है, मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? फीफो मेथड। हाँ, यदि एग्जाम में किसी क्वेश्चन में आ जाए वेटेड एवरेज से करके दिखाओ, तभी मैं वेटेड एवरेज से करके आऊँगा, अदरवाइज मैं हमेशा किससे करूँगा? फीफो मेथड से। क्यों अपना दिमाग खराब करूँ यार? जब मेरा काम आसानी से हो रहा है तो मैं अपनी झंझट क्यों बढ़ाऊँ, अपनी प्रॉब्लम क्यों बढ़ाऊँ? चलिए, तो अब मुझे सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ जाना है और वहाँ पर मुझे फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना भाई अपने पास में? अपने पास है 1,60,000। लेबर कितनी है? 80,000। फैक्ट्री का खर्चा वेजेस का कितना है? 20% है। हाँ जी, 1,60,000। सर आपके तो मज़े हैं, फॉर्मेट बना बनाया आपके पास में। अरे भाई मैं तो आपका टाइम सेव कर रहा हूँ। यदि हर फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पे बनाने लग जाऊँ तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। आप तो भैया ये सारी क्लासेस किस पे देख रहे हैं? वीडियो पे देख रहे हैं। वीडियो का मतलब क्या हुआ? या तो मोबाइल पे देख रहे हैं या फिर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं। आप अपनी वीडियो को क्या कर सकते हैं? पॉज कर सकते हैं, फटाफट से फॉर्मेट बना लीजिए। या जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो पहले ही क्वेश्चन की जगह छोड़ दो और वहाँ पे फॉर्मेट बना लो। वर्किंग नोट की जगह छोड़ो, क्वेश्चन नंबर लिखो, फॉर्मेट बना के चलो, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो फॉर्मेट बनाने में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास में लेबर कॉस्ट कितनी आ गई? 80,000। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है,
तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा, 2,40,000, 2,40,000। फैक्ट्री का खर्चा लेबर का 20% है, तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, 16,000। ओपनिंग और क्लोजिंग WIP क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट 2,56,000। अब 2,56,000 का हमारे पास में 10% ऑफिस ओवरहेड है, जो हम मान के चलेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो दिमाग पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसको मान के चलो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। एग्जाम में नोट भी लिख के आएंगे, एज्यूम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। यही बात आपको क्वेश्चन 6 में भी लिख के आनी थी और यही बात आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखनी है। अब 25,600 आपके पास में आ जाएगा बेटा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। टोटल वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपको करना क्या है यहाँ पे, 2,56,000 में आपने 25,600 प्लस किया, आपके पास आएगा 281,600। अब ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दे रखा, सर क्लोजिंग स्टॉक भी तो नहीं दे रखा, ओपनिंग नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, क्लोजिंग भी कौन सा दे रखा है, फिर आप हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। बेटा मैं दिमाग नहीं खराब कर रहा, दिमाग खराब होने से बचा रहा हूँ। आप तो सोच के आओगे कि मैंने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया एग्जाम में वो बिल्कुल सही किया है, लेकिन जब आपको पता चलेगा या रास्ते में आपके यार दोस्त फोन करके बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन में हिडन पॉइंट था, या आपने मुझे फोन करके पूछा कि सर इस क्वेश्चन में बच्चे कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक का भी पॉइंट था, हमें तो दिखाई नहीं दिया। अरे यार आंखें खोल के देखो ना, 4,000 यूनिट बना रहे हो, 3600 बेच रहे हो, 400 यूनिट कहाँ गई, कहीं नहीं गई, आपके गोडाउन में पड़ी है, आपके शोरूम में पड़ी है। वो 400 यूनिट की वैल्यू भी तो कुछ ना कुछ होगी, वो भी तो आपको निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है सर, उसी के लिए तो ये क्वेश्चन चल रहा है। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि 2,81,600 है, डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस 4,000 मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 28,160। ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो मेथड। आप चाहे तो यहाँ पे लिख के आ सकते हैं एग्जाम में कि आप कौन सा मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रैकेट में फीफो मेथड। ठीक है जी, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप सारी चीज़ें लिख के आ रहे हैं, कहीं एक नंबर आधा नंबर कुछ नहीं कटेगा, आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब 2,81,600 में से आपने माइनस किया 28,160, 28,160, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 253,440 आ गई। यानी सेलिंग ओवरहेड आपको निकालना है या दे रखा है, तो हमने देखा सेलिंग ओवरहेड 12,000 रुपये हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12,000। और आपके पास में टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी भाई, 265,440। सेल वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जो क्वांटिटी हमने बेची है 3600, 100 रुपये के हिसाब से हमें जो सेल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3,60,000 रुपये। तो सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं, सभी लोग जानते हैं, क्वांटिटी सोल्ड 3600, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपीज़, 3600 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 3,60,000 रुपये आ गया। और आपके पास अब जो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा वो है 94,560। सर ये कैसे निकाला आपने, अरे सेल वैल्यू में से यदि आप बेटा टोटल कॉस्ट माइनस कर दें तो आपके पास में क्या बचेगा, प्रॉफिट तो बचेगा। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, अभी तक तो टिपिकल क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुए। मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो पिछली क्लास तक तो सिर्फ हम यही सीख रहे थे, रिलेटेड नॉन रिलेटेड, आज वो वाले पॉइंट्स भी आ गए, साथ में स्टॉक की वैल्यूएशन भी आ गई। धीरे धीरे हर तरीके के पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा, कवर करा दूंगा, और लास्ट में जो लास्ट क्लास होगी आप तब तक इस चैप्टर के चैंपियन बन चुके होंगे, इतने चैंपियन बन गए कि आप दूसरों को भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, अपने यार दोस्तों को भी जिनको आप जानते हैं, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर आपसे सलाह मांगेंगे कॉस्ट शीट की, आप उन्हें दे पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। पहला पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, इसका मतलब आपको पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है और फिर पर यूनिट निकालने के लिए क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा आपको निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद का काम आप करोगे तो अपने आप ही आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं बीच रास्ते में मिल जाएगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने लिखा क्या, द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट
ड्यूरिंग द 4 वीक एंडिंग 31 मार्च 2017। यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको दे रखा है 20,000, वेजेस है 12,000, मशीन आवर्स वर्कड 950 घंटे, मशीन आवर रेट 2 रुपये। सर ये क्या चीज़ है मशीन आवर वर्क? मशीन आवर वर्क का मतलब है फैक्ट्री के अंदर जो मशीन है वो कितने घंटे आपने चलाई है, 950 घंटे चलाई है। मशीन आवर्स रेट का मतलब क्या होता है? मशीन आवर रेट का मतलब है कि 1 घंटे मशीन के चलने पर फैक्ट्री का खर्चा कितना आता है। यदि 1 घंटे मशीन चलेगी तो फैक्ट्री का खर्चा 2 रुपये आता है। 950 घंटे मशीन चली तो 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपीज़ के हिसाब से आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 1900 रुपये। 950 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, 1900 आपका आ जाएगा फैक्ट्री का खर्चा। इसका मतलब आपको सिर्फ करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 1900 रुपये निकालना है, जिसको आप नाम दे दोगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड। चलिए, ऑफिस का खर्चा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड 37 पैसे पर यूनिट लिखा है। आप समझदार हैं, ये मान के मेरे को चलना पड़ेगा और मैं मान के भी चलता हूँ कि भाई आपने फाउंडेशन में अच्छे नंबर स्कोर किए। इसका ना सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे बताए गए होंगे कि भाई सेलिंग ओवरहेड जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस पे या क्वांटिटी सोल्ड पे। तो आप ध्यान रखें कि सेलिंग एक्सपेंस का रिलेशन होता है क्वांटिटी सोल्ड से। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 37 पैसे पर यूनिट अपनी तरफ से। जो जो चीज़ें क्वेश्चन में आपको नहीं दिखाई दे रही आप अपनी तरफ से जोड़ें। अब चमत्कारी पॉइंट फिर से आपके सामने आ चुका है बेटा। क्वांटिटी प्रोड्यूस आपके पास है 20,000 यूनिट और क्वांटिटी सोल्ड 2.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है 18,000 यूनिट। जो बच्चे आंखें खोल के क्वेश्चन को पढ़ते हैं उनको यहाँ पर मैजिकल पॉइंट दिखाई दे गया होगा कि 20,000 यूनिट बनाकर यदि मैं 18,000 यूनिट बेचूंगा तो मेरे पास में 2,000 यूनिट बचेगी। वो 2,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, दैट इज वही तो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 2000 यूनिट की वैल्यू कितनी है वो आपको बेटा पता लगानी है। मेथड का नाम नहीं दे रखा, सिंपल फीफो मेथड का इस्तेमाल करें। तो इस क्वेश्चन में भी हिडन पॉइंट क्या है, 2000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक की जो आपको दिखाई नहीं दे रही थी बट आप आराम से देख पा रहे हैं। 20,000 बनाकर 18,000 बेचेंगे तो बेटा कहीं ना कहीं तो 2,000 यूनिट आपके पास बचेगी। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इतना डिटेल में हमें एक एक चीज़ बता रहे हैं तो गलती होने के चांसेस ही नहीं है। और मैं चाहता हूँ यार गलती ना हो आपसे, ठीक है ना। आपकी जरा सी गलती आपके मार्क्स तो घटाएंगे, साथ में हमारा रिजल्ट भी तो खराब होगा ना। बच्चे के नंबर कहाँ कम आए आपको पता चल गया कि आपने गलती कर दी, बट उसकी वजह से जब रिजल्ट आपका खराब होगा तो भैया साथ में हमारा नाम भी तो खराब होगा ना। कहाँ पढ़े, सुमित सर से पढ़े, इतने कम नंबर आए, अरे भैया सुमित सर ने ऐसे पढ़ाया। ऐसे मत करना यार, गलती आप करो और नाम हमारा रखो, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना भैया। बिल्कुल ऐसे मत करना, पूरी ताकत लगाओ, पूरी एनर्जी लगाओ, पूरी मेहनत करो, पूरा 100% क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम डिवोट करो। कई बार बच्चा क्या करता है, एग्जाम में जाता है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ता ही नहीं है, बस फटाफट से क्वेश्चन देखा, कॉस्ट शीट का मुझे आता है चालू। अरे यार एक पॉइंट जो मिसिंग है तेरा 2000 यूनिट का इस क्वेश्चन में, वो कौन ढूंढेगा? मैं ढूंढूंगा या तुम्हारे फ्रेंड ढूंढेंगे या घर वाले ढूंढेंगे तुम्हारे? अरे कोई नहीं होगा उस समय एग्जाम में, सिर्फ तुम अकेले होंगे, तुम्हें ही अपना दिमाग लगाना है, कोई आपका साथ नहीं देगा उस समय। बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई। चलो भाई आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो आपकी कॉस्ट शीट बनी थी पहले क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहला पार्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो दूसरा पार्ट है वो प्रॉफिट स्टेटमेंट के नाम से लिखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू लिखनी है जो इस क्वेश्चन में कितनी है। हाँ जी, मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू है 20,000। लेबर बेटा आपके पास कितना है, 12,000। डायरेक्ट एक्सपेंस है 0। तो आपके पास टोटल प्राइम कॉस्ट, जिसे डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, आपके पास आ जाएगा 32,000, 32,000। फैक्ट्री का खर्चा 950 घंटे का 2 रुपये के हिसाब से आपके पास आ जाएगा बेटा 1900। और आपकी जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो आ जाएगी 33,900। अब 33,900 का यदि आप 15% कर दें तो आपके पास आ जाएगा 5085 और टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 38,985। 38,000
985 जो वैल्यू है वो आपकी 20,000 यूनिट बनाने की है। तो यदि 20,000 यूनिट बनाने का खर्चा 38,985 है तो एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना है, 20,000 से डिवाइड कर दो भैया आप। तो आपके पास आ जाएगा 1.94925। ठीक है जी। आप चाहो तो इसे राउंड ऑफ करके 1.95 भी लिख सकते हैं, 1.95 भी लिख सकते हैं। तो पहला पार्ट आपका आसानी से हो गया है। अब आपको करना है दूसरा पार्ट जिसमें आपको निकालना है प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम लिखा, फिर आपने लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का सम प्राइम कॉस्ट, फिर उसमें आपने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड, आपके पास आया फैक्ट्री कॉस्ट जिसका दूसरा नाम होता है वर्क कॉस्ट, फिर आपने उसमें ऐड किया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 38,985 आपने अमाउंट निकाला है वो 20,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट है। तो एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, आप उसको नाम देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, और हेडिंग आप क्या लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा तो मुझे बताइए फटाफट से, मैं आपकी प्रॉब्लम फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो आगे चलते हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको सेम ही काम करना है, बस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि क्या कॉस्ट शीट बना के आनी है या कॉस्ट शीट को दो पार्ट में स्प्लिट करके हमें दो आंसर निकाल के दिखाने हैं, ए आंसर और बी आंसर। चलिए भाई बी पार्ट की तरफ चलते हैं। और बी पार्ट में हमने क्या देखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास में है 38,985। अब क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस क्वांटिटी सोल्ड, 20,000 प्लस 0 माइनस 18,000 इक्वल टू 2,000। इसका ना क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी हमारे पास आ गई 2,000 यूनिट। अब क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 38,985 डिवाइडेड बाई 20,000 यूनिट और मल्टीप्लाई आपने किया 2,000 से। तो आपके पास फीफो मेथड के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू आ जाएगी 3898.50। आप चाहो तो इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9। तो अब आपको ध्यान रखना है प्लस का साइन लगाना है या माइनस का। तो लेस लिखा है, गलती ना हो जाए, लेस लिखा है, गलती ना हो जाए भैया, यहाँ पे ध्यान रखना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसे प्लस कर देते हैं, जोश में आके होश खो बैठते हैं। आपको प्लस नहीं करना, माइनस करना है। 38,985 में से माइनस किया 3899, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 35,086। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट 37 पैसे। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6660। अब आपने 6660 यहाँ पे ऐड करना है, 35,086 रुपये में 35,086 में आपने 6660 प्लस किया, आपके पास आएगा 41,746। 18,000 यूनिट यदि आप कस्टमर को बेच रहे हैं बेटा 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, जो कि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो आपके पास जो सेल वैल्यू आएगी वो आएगी 45,000। इसका मतलब 45,000 रुपये में आपने 18,000 यूनिट बेची है 2.5 रुपये के हिसाब से। तो आपके पास अब प्रॉफिट कितना आएगा, 45,000 रुपये की सेल वैल्यू में से 41,746 की टोटल कॉस्ट आपने माइनस की, आपके पास में 3254 का प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताओ भाई। तो कंप्यूटेशन करनी है प्रॉफिट की, जिसके लिए बेटा सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि आपने 38,985 निकाला था प्रीवियस आंसर में, अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है फीफो मेथड से। और फीफो मेथड से आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम में लिख के आएंगे ऊपर हेडिंग में कि मेथड कौन सा इस्तेमाल किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और इस तरीके से हमारे पास में 3898.5 आ रहा था, मैंने उसको राउंड ऑफ करके 9 लिख दिया। मेरे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी 35,086। फिर मैंने इसमें ऐड किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 18,000 यूनिट को 37 पैसे से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 6660 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएगा। अब सेल वैल्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करके बैलेंसिंग फिगर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। इस तरीके से प्रॉफिट कंप्यूटेशन की है। तो ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने अभी आपको कराया है, उसमें कॉस्ट शीट को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। पहला पार्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालने के लिए पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला, क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड किया और अपना आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। फिर
दूसरे पार्ट में मुझे प्रॉफिट निकालना है, जिसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वहीं से मैंने स्टार्टिंग की। और उसके बाद जो जो स्टेप्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक होता तो प्लस करता, क्लोजिंग स्टॉक है तो मैंने माइनस किया। आपको खास ध्यान रखना है, ओपनिंग है तो प्लस, क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस। फिर उसके बाद आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया, टोटल कॉस्ट आएगी, और सेल में से माइनस करो टोटल कॉस्ट को, प्रॉफिट के दर्शन कर लीजिए। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं। चलिए आगे भाई। देखिए, मिसिंग आइटम्स में हमारे पास में रॉ मटेरियल मिसिंग हो सकता है, हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिसिंग हो सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड मिसिंग हो सकता है एग्जाम में, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, सेलिंग ओवरहेड हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो सकता है, स्टॉक की वैल्यू मिसिंग हो सकती है, रॉ मटेरियल की, WIP की, फिनिश गुड्स की, प्रॉफिट मिसिंग हो सकता है। तो प्रॉफिट तो हम कैसे निकालते हैं? सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। रॉ मटेरियल परचेज के मैंने कई क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लास में कराया था। हाँ जी, कॉस्ट शीट की जो थर्ड क्लास थी उसमें मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए थे, जिसमें रॉ मटेरियल परचेज मिसिंग कैसे कंप्यूट किया जाता है। ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस का भी मैंने मिसिंग वाला क्वेश्चन करा दिया, तो ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया आपका। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी आपको याद होगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी बैलेंसिंग फिगर ले सकते थे, 10,000 रुपये जो थी, या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी मान सकते थे। ठीक है ना। फिनिश गुड्स की वैल्यू के अभी मैंने आपको बताया भी, यदि 20,000 बनाकर हम 18,000 बेच रहे तो 2,000 यूनिट की जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी वो कैसे निकालते हैं, जो मिसिंग थी क्वेश्चन में। ऐसे ही रॉ मटेरियल WIP की यदि वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो कैसे निकालते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब कोई पॉइंट ऐसा छूटेगा नहीं आपका। कॉस्ट शीट कहने के लिए तो बड़ा सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब बहुत सारे पॉइंट्स होने का नतीजा ये होता है कि आपको सारी चीज़ें ध्यान से समझनी पड़ती हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे पूरा लगता है कि यार इंस्टीट्यूट हो सकता है कि इस बार दिसंबर 26 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दे दे। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 30 जून 2026 को अ फ्लड डैमेज द वेयर हाउस ऑफ ए कंपनी कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। अरे वाह, क्या लिखा है यार लैंग्वेज में। कहते हैं जी फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, जिसने डैमेज कर दिया वेयर हाउस को, जहाँ पे सारा का सारा आपका WIP इन्वेंट्री खराब हो गया। देयर वॉज नो डैमेज टू रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। लेकिन किस्मत हमारी बहुत अच्छी थी, केवल हमारा जो WIP का स्टॉक था वो खराब हुआ, ना तो बाढ़ का प्रभाव रॉ मटेरियल पे पड़ा और ना ही फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पे पड़ा। कौन से दिन बाढ़ आई थी भाई? 30 जून को। अ फिजिकल वेरिफिकेशन टेकन आफ्टर फ्लड रिवील द फॉलोइंग। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है हमने मुआयना किया जाके देखकर, मतलब अपनी फैक्ट्री में, अपने वेयर हाउस में जाके देखा। कब? बाढ़ का पानी बह जाने के बाद, मतलब 30 जून के बाद। 30 जून को तो बाढ़ आई है ना भाई, उसके बाद जब हम अपनी वेयर हाउस फैक्ट्री में गए जहाँ पे हमारा सामान रखा होता है, तो हमने देखा रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो तो नुकसान नहीं हुआ था। कितने रुपए का दिखाई दिया? 62,000 का। फिनिश गुड्स का स्टॉक खराब हुआ था? नहीं हुआ था, वो भी 1,19,000 का सही सलामत है। लेकिन जो WIP था वो 100% का मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग का मतलब 100% गुड्स आपका बाढ़ के पानी से बह गया। इसका मतलब जब हम फिजिकली देखने गए तो हमारे को वहां पर WIP का जो स्टॉक होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दिया, फिजिकली नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कोई ना कोई तो उसकी वैल्यू होगी ना, मतलब कोई ना कोई तो स्टॉक की वैल्यू होगी जो बह गया पानी के साथ। यही तो मुझे पता लगाना है कि मेरा जो WIP का नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है। द इन्वेंट्री ऑन जनवरी 1, 2026, इसका मतलब 1 जनवरी को रॉ मटेरियल 30,000 का है, WIP 1 लाख का है, फिनिश गुड्स का स्टॉक 1,40,000 है। मतलब तीनों ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास में है, तीनों क्लोजिंग स्टॉक भी होने चाहिए थे, लेकिन 30 जून को हमारा दिन बड़ा खराब हुआ। हमारा जो WIP का स्टॉक है वो 100% क्या हो गया? डैमेज हो गया, खराब हो गया, बह गया, और पता ही नहीं कहाँ गया। अब वो कितने का था नहीं पता भाई, वही तो ढूंढना हमको। A review of the books disclosed that profit margin historically approximately 25% of sale। इसका ना जो प्रॉफिट है वो सेल का 25% है। सेल आपको दे रखी है जनवरी से लेकर जून तक 3,40,000, मतलब 6 महीने की सेल आपको दे रखी है, 6 महीने की परचेजेस दे रखी है, 6 महीने का आपको लेबर कॉस्ट दे रखी है, और फैक्ट्री का खर्चा वेजेस का कितना है? 50% है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? कैलकुलेट स्टॉक ऑफ WIP एज ऑन 30 जून 2026। इसका मतलब 30 जून को हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी है WIP की, यह हमें क्वेश्चन में निकालनी है।
क्वेश्चन में तो लिखा है नील है, लेकिन ये फिजिकली नील है। यदि बाढ़ नहीं आई होती तो कहीं ना कहीं हमारे वेयर हाउस में WIP का स्टॉक भी तो दिखाई देता बेटा। हाँ जी बिल्कुल दिखाई देता। बात समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बोलो और ना समझ में, ऐसा हो नहीं सकता। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक कॉस्ट शीट बनानी है, और जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी है फटाफट से उनको कॉस्ट शीट में लिखेंगे, और मिसिंग फिगर अपना भी हमें पता चल जाएगी कौन सी है यहाँ पर। चलिए भाई, सबसे पहले हाँ जी, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना पड़ता है। फॉर्मेट मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। सबसे पहले मुझे चाहिए रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए बेटा हमें करना क्या पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज कितना आपके पास में, रॉ मटेरियल परचेज आपके पास में है 1,15,000। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है 30,000। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास में 62,000। ठीक है ना। तो उसका ना 1,15,000, 1,15,000 में हम प्लस करेंगे कितना 30,000, और माइनस कितना करेंगे 62,000। तो आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,15,000 प्लस 30,000 माइनस 62,000। सबसे पहले यही काम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेबर आपके पास है 80,000। हाँ जी, तो आपके पास में 1,15,000 प्लस 30,000 माइनस 62,000, और आपके पास में वैल्यू आ जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम की फटाफट से 83,000। 80,000 आपके पास में है वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो 1,63,000 आपके पास आ गया प्राइम कॉस्ट। अब आगे चलते हैं। फैक्ट्री का खर्चा लेबर का 50% है, आपके पास आ जाएगा कितना 40,000। हाँ जी, ओपनिंग WIP क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, जरा फटाफट से देखो। हाँ जी, ओपनिंग WIP आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख। क्लोजिंग हमारे पास में नहीं पता, यही हमें फाइंड करना है। बैलेंसिंग फिगर यही आपका सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन में। हाँ जी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, नहीं दे रखा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वेश्चन में कितना दे रखा है, नहीं दे रखा। तो जो चीज़ नहीं दे रखी है उसे भूल जाओ। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है आपके पास में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके पास है 1,40,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके पास है 1,19,000। 1,40,000, 1,19,000, 1,40,000 1,40,000 ओपनिंग है, और 1,19,000 आपके पास में आ गया क्लोजिंग। हाँ जी, सेल वैल्यू आपके पास है 3,40,000, और जो आपका प्रॉफिट है वो सेल वैल्यू का 25% है। तो यदि 3,40,000 का 25% किया जाए तो आपके पास आ जाएगा 85,000। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दे रखी थी वो मैंने आपके लिए फटाफट से लिख दी हैं। अब जो नहीं दे रखी है उन्हें ढूंढ के निकालते हैं। यदि मैं सेल में से प्रॉफिट माइनस करूं तो मेरे पास में टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,55,000। यानी 3,40,000 में से मैंने माइनस किया 85,000, और मेरे पास में आ जाएगा 2,55,000। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, नहीं। आगे देखते हैं। हाँ जी, 2,55,000 में हमें प्लस करना पड़ेगा 1,19,000, और माइनस करना पड़ेगा 1,40,000। अपने पास आ जाएगा 2,34,000। ठीक है जी। यहाँ लिखा आपने 2,34,000। अब बैलेंसिंग फिगर देखो भी क्या आती है आपके पास में, बैलेंसिंग फिगर देखो क्या आता है आपके पास में। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर फटाफट से ढूंढो कितना आएगा आपके पास में। यही वैल्यू आपको ढूंढ के निकालनी है। हाँ जी, 1,63,000 प्लस 40,000 प्लस 1,00,000, आपके पास इन तीनों का टोटल आता है 3,03,000, 3,03,000, और 3,03,000 में से माइनस किया 2,34,000, आपके पास बेटा आ जाएगा 69,000। ये 69,000 आपके पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये 69,000 WIP की वो वैल्यू है
जो बाढ़ आने की वजह से आपका सारा का सारा वेयर हाउस में जो WIP का स्टॉक पड़ा था वो बह गया। मतलब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बाढ़ का पानी जो आपका WIP बहा के ले गया वो कितने रुपए का सामान बहा के ले गया, मतलब कितने रुपए का नुकसान आपका करके चला गया। तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा 69,000 रुपीज़ का WIP ड्यू टू फ्लड हमारा डैमेज हो गया। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें 31 अक्टूबर 2023 को फायर अकर हो गई हमारी फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए। सर्टेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन अनदर बिल्डिंग, और वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो दूसरी बिल्डिंग में रखे हैं वो आपके पास में है 1 सितंबर 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक 2 महीने के। अब 1 सितंबर को जो स्टॉक होगा वो आपके पास में कौन सा हो जाएगा, ओपनिंग, और जो 31 अक्टूबर को स्टॉक होगा वो आपके पास हो जाएगा क्लोजिंग। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ जी फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास में 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। अब आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब भी बताया हुआ है। सेल वैल्यू आपके पास है 7.5 लाख रुपए, लेबर कॉस्ट आपके पास है 2,22,250। हाँ जी, प्राइम कॉस्ट गिवन है आपके पास में, प्रॉफिट आपके पास है 30% ऑफ रेवेन्यू, मतलब सेल का प्रॉफिट 30% है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपके पास में गिवन है। अब अच्छा पॉइंट यहाँ पे आपके पास आ गया है समझने के लिए, द लॉस इज फुल्ली कवर्ड बाई इंश्योरेंस। इसका मतलब जितना भी नुकसान फायर की वजह से हुआ, आग लगने की वजह से हुआ, वो सारा का सारा नुकसान आपको इंश्योरेंस कंपनी से वसूल हो जाएगा। द इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू नो द हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब इंश्योरेंस कंपनी हमसे इन्वेंट्री का क्या जानना चाहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट शीट हम किस पे बनाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। इसका ना हिस्टोरिकल कॉस्ट को जानने के लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा कॉस्ट शीट, क्योंकि कॉस्ट शीट किस पे बनती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनती है, एज ए बेसिस फॉर नेगोशिएटिंग अ सेटलमेंट, ताकि इंश्योरेंस कंपनी हमारे साथ में सेटलमेंट कर सके। ऑल्दो द सेटलमेंट इज एक्चुअली टू बी बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट नॉट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम आपको इंश्योरेंस का जो पैसा देंगे, जो फायर की वजह से नुकसान हुआ उसके जो पैसे देंगे वो आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से देंगे, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो जानना चाहते हैं ताकि नेगोशिएशन कर सकें, लेकिन वो पैसे किसके हिसाब से देंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है और हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है। पहली बार किसी सामान को जब खरीदा जाता है तो जिस प्राइस पे उस सामान को खरीद के लाते हैं, परचेज प्राइस, एक्विजिशन कॉस्ट, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है ना। मान लो ये कैलकुलेटर मेरे सामने रखा हुआ है, आपके सामने भी है ये कैलकुलेटर, ये मैं 110 रुपये का खरीद के लाया था पहली बार। जब मैं पढ़ा रहा था मेरे हाथ से छूट गया और ये कैलकुलेटर टूट गया। अब मैंने अपने स्टाफ को कहा यार ये कैलकुलेटर दोबारा खरीद लो, सामने दुकान है उससे। उसने पूछा सर ये कितने का मिल जाएगा, मैंने कहा भाई 110 रुपये का लेके आया था, तो दोबारा भी 110 का मिल जाएगा। तो उसका मतलब पहली बार जब मैं इस कैलकुलेटर को लेके आया था जिस प्राइस पे, वो हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, परचेज प्राइस। अब इसी कैलकुलेटर को जब मैं दोबारा खरीदने गया या मैंने अपने स्टाफ को भेजा तो दुकानदार ने कहा दिया अब ये महंगा हो गया, ये 120 रुपये का मिलेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी हो गई इसकी, 120 रुपये। समझ में आ गई बात। अच्छा यदि 105 का हो जाता तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट 105 होती। पहली बार जिस चीज़ को खरीदा गया जिस प्राइस पे, वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। उसी चीज़ को जब दोबारा खरीदने जाते हैं तो दोबारा जो प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी उसी सामान की, उसको रिप्लेस करने की, वो हो गई आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब आपको यहाँ पे 31 अक्टूबर 2023 का स्टॉक निकालना है, रॉ मटेरियल का, WIP का और किसका, फिनिश गुड्स का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉस्ट शीट तैयार करनी पड़ेगी। फॉर्मेट में इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है कि वहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी दिखाई दे। ठीक है जी। तो चलिए अभी सबसे पहले फॉर्मेट पे चलते हैं। हाँ जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, रॉ मटेरियल परचेज आपको लिखना पड़ेगा, जो कि आपके पास है 2,50,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है। आपके पास लेबर की वैल्यू दे रखी है 2,22,250। हाँ जी, प्राइम कॉस्ट कितनी है आपके पास, 397,750। हाँ जी, ओपनिंग WIP आपके पास है 40,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 37,750। सेल वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 7.5 लाख और उसका 30% प्रॉफिट है 2,25,000। अब यदि 7.5 लाख का 30% कर दिया जाए
225 प्रॉफिट आएगा तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 5,25,000। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5,55,775। ठीक है जी। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में ना तो डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है और ना ही निकालने को बोला है, तो जो चीज़ ना तो पूछी जाए और ना ही दे रखी हो, आपको एग्जाम में क्या करना है? नील मार के अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ से हम करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन का यूज़। तो 5,25,000 आपने यहाँ पे लिखा, 5,55,775 में से आपने 5,25,000 माइनस किया, आपके पास आ जाएगा 30,775 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो पहला आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 3,97,750 में से 2,22,250 माइनस किया, आपके पास आ जाएगा 1,75,500। इसका मतलब 2,50,000 प्लस 20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास आ गया 1,75,500 के। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए क्या करोगे? 250 में 20,000 जोड़ोगे, 270 आ जाएगा। 270 में से आपने माइनस कर दिया 1,75,500, 94,500 आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यदि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालना चाहते हैं तो क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 2,70,000 और 1,75,500 का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 270 माइनस 1,75,500 इक्वल टू 94,500। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में फैक्ट्री का खर्चा कन्वर्जन कॉस्ट का 40% है। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या चीज़ आती है, सारी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर फैक्ट्री का खर्चा 40% है कन्वर्जन कॉस्ट का। कन्वर्जन कॉस्ट बराबर होती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ये सारी बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ शुरू की क्लासेस में। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके पास है 2,22,250, डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में 0, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास में मिसिंग है, वही तो आप ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब 40% से मैंने 2,22,250 को मल्टीप्लाई किया, फिर 40% से मैंने मल्टीप्लाई किया फैक्ट्री ओवरहेड को। हाँ जी, 2,22,250 को मैंने मल्टीप्लाई किया 40% से, तो मेरे पास आ जाएगा 88,900, और यहाँ आ जाएगा 0.40 इंटू फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड माइनस 0.40 फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू 88,900। अब मैंने क्या किया? फैक्ट्री ओवरहेड को कॉमन लिया, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0.40। इससे ज़्यादा डिटेल में कैलकुलेशन नहीं हो सकती बेटा। अब फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू आप लिखेंगे 88,900 डिवाइडेड बाई 0.60, आपके पास आ जाएगा 1,48,167। तो फैक्ट्री का जो खर्चा आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, आपने एक वर्किंग नोट बनाकर 1,48,167 निकाल लिया। तो ध्यान रखना, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को खरीदने के बाद कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो हमने इनकर की है रॉ मटेरियल खरीदने के बाद फिनिश गुड बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद जो भी खर्चा फिनिश गुड बनाने के लिए फैक्ट्री में इनकर किया जाता है, वो सारा खर्चा हमारा बन जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। ध्यान रखना, रॉ मटेरियल कॉस्ट कंसीडर नहीं करनी, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, केवल 3 चीज़ें ही आती है कन्वर्जन कॉस्ट में। अब फटाफट से चलते हैं यहाँ पर। तो 1,48,000 आपके पास में आ गया, यहाँ पर 1,48,167 फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। अब रिवर्स कैलकुलेशन को कंटिन्यू रखते हैं। 5,55,775 में 5,55,775 में हमने माइनस किया 37,750,
तो आपके पास आ जाएगा 5,18,025, 5,18,025 आपने यहाँ पे लिखा। अब इन तीनों के टोटल में से माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 67,892। इस तरीके से आपके पास में तीनों क्लोजिंग स्टॉक आ गए। रॉ मटेरियल का आ जाएगा 94,500, WIP का आ जाएगा 67,892, WIP का स्टॉक आ जाएगा 67,892 और फिनिश गुड्स का आ जाएगा 30,775। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या कराया? आज की क्लास में मैंने स्टॉक की वैल्यूएशन आपको बताई, फिनिश गुड्स की कैसे करता है फीफो से, वेटेड एवरेज से। क्वेश्चन जो मैंने कराए वो फीफो मेथड के कराए। आगे जो क्लासेज आएगी उसमें वेटेड एवरेज की भी प्रैक्टिस कराऊंगा और मैंने मिसिंग आइटम्स के क्वेश्चन भी कराए। यदि आपके पास में फैक्ट्री ओवरहेड मिसिंग है या आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिसिंग है या रॉ मटेरियल की वैल्यू मिसिंग है या WIP की वैल्यू मिसिंग है तो हम कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बेटा। बाय बाय।